द अल्केमिस्ट रिटन बाय बेन जॉनसन के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे डेपर को फेस, डॉल और सेटल मिल करके मूर्ख बनाते हैं। तभी सर एपिक्योर मेमन फिर से आ जाता है और डेपर से जाने के लिए फेस कहता है। नहीं जाने पर वो उसके मुंह में अदरक ठूंस देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्ट 4। यह लवेट के घर का एक कमरा है। फेस यह कहकर मेमन का स्वागत करता है कि वह उचित समय पर आया है। मेमन सेटल के बारे में पूछता है। फेस उसे यह कहकर बेवकूफ बनाता है कि सेटल इस समय सोना बनाने में लगा है और यह कार्य शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। मेमन पूछता है कि क्या सब कुछ सोने में बदल जाएगा। वह उत्तर देता है कि कुछ सोने में व कुछ चांदी में। फेस निवेदन करता है कि कुछ सोना भिखारियों में बांट देना चाहिए। मेमन उस महिला के बारे में पूछता है। फेस उसे यह कहकर उकसाता है कि वह महिला भी उससे मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन किसी में भी उसे क्रोध दिलाने का साहस नहीं है, क्योंकि उस दशा में उसे संभालने के लिए 6 लोग भी कम पड़ जाएंगे। फेस मेमन को सलाह देता है कि उस महिला को प्रसन्न करने के लिए वह उसके घर व श्रेष्ठता की प्रशंसा करे। मेमन सोचता है कि अपना ऊंचा स्तर दिखाने के लिए वह उससे केवल सोने की बातें करेगा। पारस पत्थर मिलने वाला है। वह उसे उस महिला पर सोने की वर्षा कर देगा। उसके सोने के लिए वह सोने का बिस्तर देगा। तभी फेस डोल को लेकर आता है जो कीमती पोशाक पहने हुए है। उसे अत्यंत आदर देते हुए मेमन चुंबन लेने का प्रस्ताव करता है। वह कहती है कि वह तो केवल एक बैरन की पुत्री है। मेमन दावा करता है कि उसकी आंखों में विशेष श्रेष्ठता है। उसके होंठ व चेहरा किसी राजकुमारी का सा है। उसके शरीर में अलौकिक सुंदरता है। वह कहती है कि इस प्रकार चापलूसी उसे पसंद नहीं है। मेमन दावा करता है कि वह उसकी सुंदरता की आग में जल रहा है। वह तो उस फीनिक्स पक्षी के समान है जिसकी राख में से दूसरे पक्षी का जन्म होता है। मेमन डोल की चापलूसी करता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा के लिए अद्वितीय शब्दों का प्रयोग करता है। वह उसे प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताता है। उसकी तुलना किसी मानव से नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण है जिससे प्रेम की भावना स्वतः जागृत हो जाती है। डोल उसे चेतावनी देती है कि वह कुछ दूरी पर रहे। मेमन उससे पूछता है कि वह सेटल के घर में क्यों रह रही है, क्या वह उसका संबंधी है। मेमन निवेदन करता है कि डोल इस प्रश्न का गलत अर्थ न लगाए। वह जानना चाहता है कि इतनी सुंदर स्त्री अपना समय किस प्रकार बिताती है। उसे डॉक्टर सेटल के घर में देखकर आश्चर्य है। सेटल तो एक असाधारण मनुष्य ही नहीं, शानदार कलाकार भी है, किंतु वह नहीं समझ पा रहा है कि सेटल के साथ डोल का क्या संबंध है। डोल उत्तर देती है कि वह गणित एवं रसायन शास्त्र का अध्ययन करती है। मेमन का दावा है कि उस जैसी सुंदर स्त्री के लिए वह एक योग्य पुरुष है। वह पारस पत्थर का स्वामी है। डोल पूछती है क्या वास्तव में उसे पारस पत्थर मिल गया है। मेमन दावा करता है कि वह पारस पत्थर के रहस्य का स्वामी बन गया है। इसी मकान में डॉक्टर सेटल उसके लिए पारस पत्थर को अंतिम रूप दे रहे हैं। मेमन निवेदन करता है कि डोल उसे अपनी इच्छा बताए। पारस पत्थर प्राप्त होने पर वह उसे पूर्ण कर देगा। वह उसकी झोली में सोने की बरसात करना चाहता है। वह उसे इतना अधिक धनी बना देगा कि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वह एक देश खरीद ले। डोल टिप्पणी करती है कि वह उसकी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, किंतु किसी भी राज्य में यह संभव न हो सकेगा। जैसे ही राजा को पता चलेगा कि मेमन के पास पारस पत्थर है, वह मेमन को जेल में डाल देगा और पारस पत्थर छीन लेगा। मेमन डोल को आश्वासन देता है कि किसी राजा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एक स्वतंत्र साम्राज्य में रहेंगे जहां पर वे उच्च स्तर की मछली खाएंगे और शराब पिएंगे। असाधारण पक्षियों के अंडे उन्हें उपलब्ध होंगे। डॉल्फिन के दूध से निकाले गए मक्खन में वे अपना भोजन तैयार करेंगे। इस मक्खन का रंग दूधिया होता है। इस भोजन से उन्हें आनंद ही नहीं बल्कि ताकत भी प्राप्त होगी। अमृत पीकर ये चिर यौवन प्राप्त करेंगे। अपनी अलमारी में रखे कीमती वस्त्रों को देखकर वह अपने उच्च स्तर पर गर्व करेगी। तभी फेस मेमन को चेतावनी देता है कि या तो वह धीमे बोले अथवा कहीं और चला जाए। वह मेमन से पूछता है कि क्या उसे यह महिला पसंद है। अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए मेमन फेस को इनाम देता है। फेस सलाह देता है
कि मेमन डोल को घुमाने कहीं और ले जाए। सेटल सूचना देता है कि विधवा आ गई है। फिर झगड़ालू लड़के कैस्ट्रिल के विषय में पूछता है, तभी कैस्ट्रिल कैप्टन के विषय में पूछता हुआ आता है। पेस घर के अंदर से उत्तर देता है कि कैप्टन कहीं गया है, वह कुछ देर बाद आएगा, किंतु उसका सहायक यहाँ मौजूद है। कैस्ट्रिल डेम्प्लाइंट के साथ आता है। सेटल उसका स्वागत करता है और दावा करता है कि वह उसकी इच्छाओं को अच्छी तरह जानता है। वह शीघ्र ही उनकी संतुष्टि का प्रयास करेगा। वह कैस्ट्रिल से झगड़े की शुरुआत करने को कहता है। कैस्ट्रिल सेटल पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। सेटल उसे याद दिलाता है कि उसके स्वभाव में गुस्सा होना चाहिए, वह बदल क्यों गया है। कैस्ट्रिल कहता है कि उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। सेटल उससे एक सही प्रकार से तर्क देने के लिए कहता है। सेटल उस महिला को नमस्कार करता है और उसका चुंबन लेता है। वह आश्वासन देता है कि शीघ्र ही वह सम्मानित होगी। उसके माथे पर इस प्रकार के चिन्ह हैं, उसके होठों का इस प्रकार का आकार है कि वह भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कहकर वह पुनः उसका चुंबन लेता है। वह उसके माथे की लकीरें पढ़ने का दिखावा करता है और घोषणा करता है कि उसे पति के रूप में शूरवीर नहीं बल्कि सिपाही मिलेगा, जो उसे महान आदर दिलवाएगा। डेन दावा करती है कि सेटल एक असाधारण व्यक्ति है। फेस प्रवेश करता है और कैस्ट्रिल से पूछता है कि क्या वह महिला उसकी बहन है। कैस्ट्रिल फेस को महिला का चुंबन लेने के लिए कहता है। फेस डेन का चुंबन लेता है। डेन यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि फेस उसे आदरणीय महिला कहकर संबोधित करता है। फेस सेटल को बताता है कि काउंट आ गया है। सेटल फेस से उसका स्वागत करने के लिए कहता है। इस बीच में वह कैस्ट्रिल तथा उसकी बहन को एक पुस्तक दिखाएगा। फेस के मन में डेन को पाने की इच्छा है। वह टिप्पणी करता है कि डेन युवती है और सेटल जैसे बूढ़े को पसंद नहीं करेगी। सेटल नाराज हो जाता है। फेस पुनः प्रवेश करता है और अपने साथ सरली को लाता है। वह इस समय स्पेन के शूरवीर की वेशभूषा में है। सेटल टिप्पणी करता है कि शूरवीर को इतना मोटा नहीं होना चाहिए। सरली डेन से विवाह करना चाहता है। इस इच्छा के लिए वह किसी का भी विरोध करने को तैयार है, क्योंकि उसी मकान में यह दूसरा कमरा है। फेस कैस्ट्रिल वह डेन से मिलता है। फेस डेन को बताता है कि डॉक्टर सेटल ने उसके लिए एक स्पेन का शूरवीर बुलवाया है। कैस्ट्रिल अपनी बहन को बधाई देता है कि अब वह एक स्पेनिश काउंट बन जाएगी। डेन पूछती है कि क्या वह एक अंग्रेज काउंट से बेहतर होगी। फेस इस प्रकार के प्रश्न पर नाराज हो जाता है। कैस्ट्रिल निवेदन करता है कि इस मूर्ख लड़की को क्षमा कर दिया जाए। फेस कहता है कि स्पेन के तो घोड़े, फैशन, कपड़े, इत्र आज सभी अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं। कैस्ट्रिल आश्वासन देता है कि उसकी बहन स्पेन के शूरवीर को स्वीकार करेगी। सेटल कहता है कि उसकी बहन को शूरवीर से बहुत प्यार करना चाहिए। कैस्ट्रिल कहता है कि यदि ऐसा न हुआ तो वह अपनी बहन को पीटेगा। तभी सरली प्रवेश करता है। फेस डॉक्टर सेटल के जादू की प्रशंसा करता है कि क्षण भर में वह शूरवीर यहीं आ गया है। सरली स्पेनी भाषा में बात करता है, जिससे कैस्ट्रिल तथा डेम प्रभावित होते हैं। फेस दावा करता है कि यह शूरवीर स्पेनी भाषा में डेम की प्रशंसा कर रहा है। सेटल कहता है कि डेम को शूरवीर का चुंबन लेना चाहिए। स्पेनी परंपरा में स्त्री पुरुष को आमंत्रित करती है। कैस्ट्रिल डेम से सरली का चुंबन लेने के लिए कहता है। सरली डेम को लेकर चला जाता है। कैस्ट्रिल पूछता है कि वे दोनों कहाँ गए हैं। फेस कहता है कि वे बगीचे में हैं। तभी सेटल कैस्ट्रिल को झगड़ा करने की कला सिखाता है। कैस्ट्रिल कहता है कि यह स्पेनिश शूरवीर उसे बहुत पसंद है। उसकी बहन की शादी इससे होने पर उनके परिवार की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। दूसरे कमरे में डोल गुस्से के साथ प्रवेश करती है और मेमन उसके पीछे पीछे आता है। डोल मेमन की ओर बिना ध्यान दिए हुए ज्ञात की बातें बोलती रहती है। फेस नौकर के वेश में आता है और मेमन कहता है कि डोल को दौरा पड़ गया है। फेस कहता है कि यह तो बहुत गंभीर बात है। यदि सेटल को इसका पता चल गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वह मेमन से डोल को जबरदस्ती चुप कराने के लिए कहता है। तभी उन्हें डॉक्टर सेटल की आवाज सुनाई देती है। वह पूछता है कि किस प्रकार का शोर हो रहा है। सेटल आता है। मेमन तथा फेस छिपने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। सेटल पूछता है कि यहाँ पर चोरी का क्या कार्य हो रहा है। मेमन कहता है कि वे कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, यह उसकी गलती है कि उसने डोल को देख लिया। सेटल कहता है कि यह पाप है और मेमन का भाग्य नष्ट हो सकता है।
पारस पत्थर का कार्य कम से कम 1 महीना टल सकता है। तभी अंदर से विस्फोट की आवाज आती है। ठेस आकर सूचित करता है कि भट्टी टूट गई है और सभी उपकरण फूट गए हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। ठेस बताता है कि विधवा का भाई आया है। वह मेमन से कहता है कि वह छिप जाए। भाई इस बात पर नाराज है कि उसकी बहन पागल हो गई है। मेमन पूछता है कि क्या सब कुछ बर्बाद हो गया। ठेस कहता है कि केवल एक गट्टर कोयला बचा है। मेमन इस विनाश के लिए अपनी कामुकता को दोष देता है। सेटल कहता है कि बुराई का फल बुरा होता है। मेमन चला जाता है। सेटल फेस से कहता है कि युवा विधवा का ध्यान रखा जाए, जिसे काउंट्स बनाया जाएगा। फेस कहता है कि सूरवीर को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया जाए। दूसरे कमरे में सरली तथा डेम प्रवेश करते हैं। सरली डेम को चेतावनी देता है कि सेटल तथा फेस बदमाश हैं। वह दावा करता है कि वह सज्जन है और वेश बदलकर उनकी बदमाशियां पता लगाने आया है। इन्होंने दावा किया है कि डेम एक धनी विधवा है तथा उसे अविवाहित बताया गया है। उसका सौभाग्य उसका जीवन बना सकता है। यह डेम को फैसला करना है कि सरली उसके योग्य है अथवा नहीं। तभी सेटल प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या वे प्रसन्न हैं। वह उन्हें पकड़ना चाहता है, किंतु सरली उस पर हमला कर देता है। सेटल सहायता के लिए चिल्लाता है। सरली बदमाश फेस के बारे में पूछता है। फेस अपनी वर्दी में प्रवेश करता है। सरली आरोप लगाता है कि पारस पत्थर का नाटक करके वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यह सुनकर फेस वहां से खिसक जाता है। सरली सेटल को पकड़ लेता है जो भागना चाह रहा है। फेस कैस्टिल के साथ प्रवेश करता है और कैस्टिल से झगड़ा करने की कला का प्रदर्शन करने के लिए कहता है। इस आदमी ने उसे तथा उसकी बहन को गाली दी है। किसी दूसरे तांत्रिक ने इसे यहाँ उत्पात मचाने के लिए भेजा है। सरली कैस्टिल को समझाने का प्रयास करता है कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। फेस सरली पर आरोप लगाता है कि वह कोई बहरूपिया है जो सूरवीर का रूप धारण करके आया है। तभी ड्रिगर प्रवेश करता है। फेस उसे यह कहकर उकसाता है कि यह व्यक्ति उसकी विधवा को ले जा रहा था। वह कैस्टिल से कहता है कि वह झगड़ा करके इस आदमी को घर से बाहर निकाल दे। सरली इसे पागलपन कहता है। एनानियस आता है और झगड़े का कारण पूछता है। सेटल कहता है कि कैस्टिल का झगड़ा इस सूरवीर से हो रहा है। एनानियस कहता है कि यह अधर्मी अविश्वासी मूर्ख है। वह सरली से चले जाने के लिए कहता है। फेस एनानियस को सलाह देता है कि वह स्पेनी कपड़े पहनकर आए और इस स्त्री को यहाँ से ले जाए। सेटल विधवा के बारे में पूछता है। फेस कहता है कि डोल आनंदमय है और उस स्त्री का ध्यान रखे। तभी डोल आकर बताती है कि घर का स्वामी लवेटा गया है। उसके साथ कम से कम 40 पड़ोसी हैं। वो बातें कर रहे हैं। फेस कहता है कि वे बर्बाद हो गए। फेस कहता है कि वे बर्बाद हो गए। उसका मालिक उसे गिरफ्तार करा देगा। फेस निर्णय लेता है कि वह रसोइया जेरेमी का रूप पुनः धारण कर ले। इसी बीच में 2 बक्सों में सेटल तथा डोल सारा कीमती सामान भर लें। वह एक दिन अपने मालिक को घर से बाहर रखेगा और रात के अंधेरे में ये बक्से बाहर निकलवा देगा। पानी के जहाज से वे दोनों रेडक्लिफ पहुंच जाएंगे। अगले दिन वह भी वहां पहुंच जाएगा और वे लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। सेटल जल्दी जल्दी फेस की दाढ़ी बना देता है। यहीं पर एक्ट 4 समाप्त होता है, पार्ट 4 समाप्त होता है। धन्यवाद। अगला पार्ट हम बहुत जल्द कवर करेंगे, जो लास्ट पार्ट है।